हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करी थी और हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास में कोई भी डेसिमल प्रेजेंट है तो उस डेसिमल को हम किस तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमें ये चीज़ पता चली थी कि ऐसे नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकूँ तो वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। और इसकी हमने एक और डेफिनेशन देखी थी कि जो डेसिमल पॉइंट है अपने पास में, ठीक है, इस डेसिमल के बाद में हमारे पास नंबर्स का एक दूसरा बिहेवियर आता है। और वो किस तरीके से आता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद जो मेरे नंबर हैं वो रिपीट ना करते हो और टर्मिनेट ना करते हो। मतलब क्या, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो उन नंबर को हम क्या बोलते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। यहाँ तक की चीजें हमने अपनी लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आज इस वीडियो में हमें मेनली तीन चार चीजों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले क्या, हमने इससे पहले एक टॉपिक किया था कि आपके पास में दो रैशनल नंबर हैं ए और बी। इसके बीच में आपको अगर एक रैशनल नंबर लिखना है तो वो आप किस तरीके से लिखोगे। ठीक है। अब आपके पास में क्वेश्चन आता है कि ए और बी आपके पास कोई भी नंबर है। तो कोई भी नंबर बोलने का मेरा मतलब है कि ए और बी आपके पास में रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो हमारे पास में रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो अब हमें ये चीज देखनी है कि जब आपके पास में कोई भी रियल नंबर दे रखा हो और इसके बीच में आपको अगर एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है कि लोकेट रूट एम ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। वेयर एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है। और लास्ट में हमें बात करनी है रैशनलाइजेशन के बारे में। तो ये हमारे आज के टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास में ए और बी दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। वो इरेशनल भी हो सकते हैं और रैशनल भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास में ये दो नंबर दे रखे हो और आपको फाइंड करना है इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन देम। ठीक है। तो इसका आपके पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और वो होता है अंडर रूट ए बी। ये आपके पास इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास में कंडीशन होती है कि जो बोथ ए एंड बी ये हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको मैं किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर में लिख सकूं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास में फोर है तो फोर को हम टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर नाइन है अपने पास में, थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमारे पास 16 आता है जिसको मैं फोर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट के अंदर मेरे पास में अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वो हम आगे जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे ना उसके अंदर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो क्या ये कंडीशन आपको याद रहेगी। ठीक। तो अब देखो, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन लिखोगे और वो इरेशनल नंबर क्या होगा, अंडर रूट ए बी। यहाँ पे अंडर रूट में 3 into 5 आ जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट 15। ठीक है। ये हो गया एक नंबर। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको 5 इरेशनल नंबर ऐड करना है बिटवीन 3 and 5। ठीक है। तो अब देखो, एक लॉजिक ना मैंने आपको रैशनल के टाइम पे बताया था। रैशनल में हमने क्या बात करी थी कि आपके पास में ए और बी दो नंबर हैं। इनके बीच में आने वाला रैशनल नंबर क्या होगा, a+b/2। फिर अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, a+b/2 और इसको डिवाइड बाई टू कर देंगे। यहाँ पे करेंगे तो a+b/2 प्लस b/2, इन दोनों के बीच में नंबर आ गया। फिर a और इसके बीच में नंबर निकालना है तो इस चीज को मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो अगर मैं यही सेम लॉजिक यहाँ पे लेके आऊँ कि हमारे पास में थ्री था, इसके बीच में हम अंडर रूट 15 लेके आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। अब मुझे इन दो नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए। तो अब मैं अगर थ्री को ए ले लेता हूँ और बी को रूट 15 ले लेता हूँ
तो यहाँ पे अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा तो √3, यहाँ पे हमारे पास √15 आ जाएगा। ठीक है, अब इस √15 को हम फर्दर कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब ये अपने पास में हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप काउंट करोगे तो यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, √15 को ए ले लेते हैं और बी को 5 ले लेते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 5 और √15। ये कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, कि हम कुछ इसको सिंप्लीफाई तो कर ही नहीं पा रहे, और ये आगे चल के हम कितने नंबर लिखेंगे इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ हमारे पास में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो रही है ना। तो क्या इसका हमारे पास कोई एक ऑल्टरनेटिव है? हमें एक ऑल्टरनेटिव मेथड चाहिए, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास में इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नंबर मुझे 3 और 5 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, मैं एक इरेशनल नंबर लिखता हूँ। 3 पॉइंट लिखा मैंने, 1 लगा दिया। अब 3.1 3 और 5 के बीच में आता है। अब मैं आगे अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, 2 4 6 7 9 8 5 4 2 1 0, इस तरीके से कोई भी नंबर लिख दिए और आगे मैंने डॉट डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आप इस नंबर को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, और ना ये नंबर हमारे पास कहीं जाकर रुक रहा है। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। इसका मतलब जो ये नंबर होगा ये इरेशनल नंबर होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, वैसे ही अब दूसरा नंबर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे चलो 3 से हो चुका है, हम 4 लिख देते हैं। 4.124 7 5 6 8, यहाँ पे 6 4 2 1 0 5 4, इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो ये सारे नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास बहुत आसान हो गई कि अब हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, और आगे थोड़े से नंबर लिख के यहाँ पे 3 बार डॉट लगा दिया, और वो अपने पास में इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना। तो अब आपको कोई कुछ भी बोले, कितने भी इरेशनल नंबर ऐड करने हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से कवर करेंगे। अब इसके बाद में आता है हमारे पास दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जो क्या होती है कि आपको लोकेट करना होता है कोई भी एक रूट एम दे दिया जाता है आपको। ठीक है, ऑन दी रियल नंबर लाइन। अब ये आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे कि आपको √2 बोल दिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको डील करने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए, जो होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है कि आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 90 डिग्री। ठीक, तो जो इस ट्रायंगल का बेस होता है उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जो ये इसकी हाइट होगी उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास में परपेंडिकुलर है, और जो सबसे बड़ी अपने पास में साइड बचती है ये होता है हमारे पास हाइपोटेनस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि आपके पास में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर आएगा। ठीक, तो हमें इस चीज का यूज करना है √2 लेके आने के लिए। ठीक है, अब ये किस तरीके से किया जाता है उसको देखते हैं। आप यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाओगे सबसे पहले। ठीक है, ये आपके पास नंबर लाइन होगी। यहाँ पे कुछ मार्क दे देते हैं, 0 1 2 3, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे -1 और -2। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे √2 चाहिए। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, मैंने 0 से 1 तक एक लाइन ड्रॉ करी, तो जो ये अपने पास में लाइन आई है ये 1 यूनिट की है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे 1 लिया। ठीक है, अब 1 पे मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए आप यूज करोगे कंपास का। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब ये हमारे पास में डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच में, आप हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लोगे, और यहाँ पे जो आपका कंपास है उसका एक पॉइंट रखोगे यहाँ पे, जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो डिस्टेंस मेरा हाफ से आगे आ गया। अब आप इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे एक लाइन। ठीक है, कर ली। अब इसका ये वाला पॉइंट उठाएंगे, इसको यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ से जब आप मार्क करोगे तो ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपास को रखेंगे, और यहाँ पे जब आप मार्क करोगे, इसका ध्यान रखना जितनी आपने लेंथ एक बार ले ली है उसको हमें चेंज नहीं करना है, वो उतनी रखनी है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। अब इन दोनों को जो बाइसेक्ट करेगा वो हम यहाँ पे बाइसेक्ट कर लेंगे इस तरीके से।
और फिर इसको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन हो चुका है। अब हमें डिस्टेंस कितना चाहिए, 1 यूनिट का। तो कंपास को वापस यहाँ पे रखो और 0 तक लेके आ जाओ और उसको यहाँ पे मार्क कर लो। मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस भी अपने पास कितना आ गया, 1 यूनिट। ठीक है, और ये हमारे पास में एंगल 90 डिग्री का आ चुका है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि जब मैं 0 और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारे पास में 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो ये वाली जो अपने पास में लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, इसको एच बोल देते हैं। ये हमारे पास पी हो गया, ये हमारे पास में बी है। ठीक है, तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आता है। पी और बी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 2। तो यहाँ पे हमारे पास में एच आ चुका है √2। तो इसका मतलब जो मेरी 0 से लेके ये वाला पॉइंट, इसको मैं एक क्यू नाम दे देता हूँ। तो 0 से क्यू तक का जो मेरे पास में डिस्टेंस है या फिर लेंथ बोल सकते हैं, ये जो चीज़ है ये मेरे पास √2 आ गया। लेकिन जो हमारे पास में क्वेश्चन था वो क्या था कि आपको √2 को ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 के ऊपर अपना कंपास रखेंगे, जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको यहाँ तक लेके आएंगे। ये वाली चीज़ अपने पास में मेजर आ गई। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसकी हमें लेंथ चेंज नहीं करनी और ऐसे कैसे इसको नीचे नंबर लाइन तक लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये आके इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पे √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, अब देखो, अपना हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। ठीक, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, अब उसको देखो। देखो, यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल बनाया था, इसका बेस हमने नंबर लाइन के ऊपर ले लिया था। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चेंज कैसे, अब ना आपका बेस का काम करेगा जो ये हमारे पास √2 था वो वाला पार्ट। ठीक है, ये मेरा बेस हो चुका है। अब आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ठीक, तो जो आपने पहले 1 के ऊपर किया था वो अब आपको क्यू के ऊपर करना है। यहाँ पे आप इस तरीके से वापस कुछ ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 120, 60, इसके बीच में 90। ये सारी चीजें आपने अपने लोअर क्लासेस में की होंगी, इसलिए मैं आपको ये चीजें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, अब हमें लेंथ कितनी चाहिए, 1 चाहिए। 1 क्यों चाहिए, अब देखो, बेस मेरा कितना हो चुका है, √2। तो मैं बेस का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में कितना, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे p हमें लेना पड़ेगा 1, ताकि हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाए, 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो जैसे ही अपने पास में ये बेस √2 हो गया था, ये वाली जो अपने पास लेंथ है ये 1 यूनिट आ जाएगी। तो आप इस वाले पॉइंट को r नाम दे देते हैं। तो हम 0 से r को ज्वाइन कर देंगे। फिर अगेन यूजिंग पाइथागोरस, ये हमारे पास में √3 आ जाएगा। अब ये हमें कहाँ चाहिए, नंबर लाइन के ऊपर चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया, उसको हम फिर नंबर लाइन के ऊपर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, √3। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के लिए फाइंड कर सकते हो। अब देखो, वैसे की बात करते हैं कि हमारे पास √5 आ जाए, क्वेश्चन आया √5। तो √5 के लिए हमें क्या चाहिए, दो नंबर के स्क्वायर का सम हमारे पास 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ, एक नंबर अगर मैं 2 ले लूँ और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो अपने पास में 5 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे, √5 आ गया। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि नंबर लाइन ली, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो देखो, सीधा 0 से 2 तक आ जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लेंथ हम 1 यूनिट ले लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। तो ये हो गया अपने पास में √5। और इसको जब आप नंबर लाइन पे लेके आओगे तो ये आपका √5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक, अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, आपने ना बहुत सारे नंबर की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे देखी होगी कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक नंबर होता है और यहाँ पे ऊपर उसके एक और नंबर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिख दिया 2 की पावर 2, ये क्या होता है, 2 का स्क्वायर। फिर 3 का स्क्वायर लिख दिया, 4 का स्क्वायर लिख दिया। या फिर 2 की पावर 3, तो ये क्या हो गया, 2 क्यूब। फिर 3 की पावर 3, इस तरीके से 4 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 8। इस तरीके से जो हमारे पास नंबर्स लिखे जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो अब देखो, जब एक नंबर के ऊपर की तरफ लिखा जाता है ना,
तो ये होता है हमारे पास पावर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, और जो नंबर यहाँ पे नीचे लिखा होता है ये होता है हमारे पास बेस। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पावर ऑफ दैट नंबर की जगह ये हमारे पास पावर ऑफ बेस आ गया। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में एक्सपोनेंट्स। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है अपने पास में ए की पावर एन मल्टीप्लाई में ए की पावर एन। अब यहाँ पे क्या है अपने पास में, बेस सेम है। ठीक है, तो जब भी आपके पास में ये केस हो कि दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका अगर बेस सेम है तो आप डायरेक्टली पावर्स को ऐड कर सकते हो। तो ये ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक, इसके साथ में हमारे पास कुछ कंडीशंस है जिनको आप नोट कर लो। और वो क्या है कि ए और बी आपके पास में रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और जो एम और एन है ये आपके पास में रैशनल नंबर होने चाहिए। ठीक, अब ये चीज़ क्या है कि अगर पावर में मेरे पास में इर्रेशनल नंबर आ गया तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता अभी। ठीक है, लेकिन बेस में हमारे पास में इर्रेशनल नंबर आ सकता है। ठीक है ना, तो पहला रूल समझ में आ गया। इसके बाद में है अपने पास में कि ए की पावर एन, इससे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अब मैंने ए की पावर एन से डिवाइड कर दिया। तो जब मेरे पास में बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो मैं इसको ये कर सकता हूँ कि ए की पावर एन, जिसको मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ। ऊपर लेके आने का मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा ए की पावर माइनस ए। ठीक है, तो अब देखो, जब भी पावर अपने पास में इस तरीके से ऊपर आती है, ऊपर आने का मतलब क्या होता है कि मैंने इसका रेसिप्रोकल ले दिया। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि इसको अगर सॉल्व करके दिखाना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मैंने क्या किया है, ए की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन था, मेरे को इस ए की पावर एन को ऊपर की तरफ लेके आना है। तो ऊपर की तरफ लेके आने का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे ए की पावर वन बाई एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन बात वही हो जाती है कि आएगा वापस अपने पास में ए की पावर, और यहाँ पे वापस ए की पावर एन ही आ गया। ठीक है, तो जब ये हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं ना, इस रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है अपने पास में क्या, कि आप यहाँ पे इसकी पावर के आगे एक माइनस लगा दो। ठीक है, तो जो नेगेटिव है वो आने का मतलब क्या है कि ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए की पावर एन नीचे ए की पावर एन मल्टीप्लाई में ए की पावर माइनस एन, और नीचे ए की पावर माइनस एन। अब ये क्या हो गया, अपना फर्स्ट रूल देखो, जब भी बेस से मुंह पावर ऐड हो जाती है तो ऊपर आएगा अपने पास में ए की पावर एम माइनस एन, और नीचे आ जाएगा ए की पावर एन माइनस एन। अब एन माइनस एन क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक थर्ड रूल भी आता है, और वो ये कि कोई भी आपके पास में रियल नंबर दे रखा हो, अगर उस रियल नंबर की जो पावर है वो आपके पास जीरो हो जाए तो इसका आंसर वन आता है। ठीक है, अब ये क्यों आता है, इसका रीजन मिलेगा आपको क्लास 11th में। ठीक है, वहाँ पे अपने पास एक टॉपिक होता है लॉग, जहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास किसी भी रियल नंबर की जब पावर जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू वन क्यों आती है। ठीक है, अभी के लिए आप बस इसको याद कर लो। तो ये नीचे हमारे पास ए की पावर जीरो आ गई, इसकी वैल्यू कितनी, वन आ गई है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ए की पावर एम माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा ए की पावर एम माइनस। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा बस आपको लॉजिक देने की कोशिश करी है कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ से हमने एक चीज़ और सीख ली कि जो रेसिप्रोकल था अपने पास में, तो ये होता है अपने पास फोर्थ पॉइंट। और वो क्या, कि जब भी मैं वन बाय ए की पावर एम लिखूं तो इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि ये ए की पावर माइनस एम है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, आपके पास में ए की पावर एम हो और इसकी पावर हो हमारे पास में एन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा अपने पास में ए की पावर एम एन, मतलब आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओके, अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। हमने लिखा टू की पावर थ्री। टू की पावर थ्री का मतलब क्या होता है कि टू को मैं तीन बार मल्टीप्लाई करूंगा, इससे टू से ही। ठीक है, तो टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमने थ्री का स्क्वायर लिया, ये क्या हुआ कि तीन को मैं दो बार मल्टीप्लाई करूंगा, इससे अपने आप से। ठीक है, तो थ्री इंटू थ्री नाइन आ गया। ठीक, तो ये देखा जाए तो हो क्या रहा है, अब देखो, मान लेते हैं कि आपको अब ये लॉ नहीं आता। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये नंबर दे दूं कि टू इंटू, तो आप क्या करोगे, टू की पावर में कुछ नहीं है मतलब वन है, टू की पावर में कुछ नहीं है मतलब वन है और वन है। हमने फर्स्ट लॉ किया, जब भी बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 + 1 + 1, आंसर कितना है 2 की पावर 3। ठीक है, तो अगर मैं सेम लॉजिक को यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब क्या था कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a की पावर जो m है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक दूसरा नंबर अज्यूम करूँ कि ये मेरे पास में एक अल्फा है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर n। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा की पावर n का मतलब क्या है कि अल्फा को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम कितनी बार कर रहे हैं, n टाइम्स। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अल्फा की पावर 1 + अल्फा की पावर 1 + अल्फा की पावर 1, और इस तरीके से पावर 1 1 है, बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी। तो अल्फा पावर में 1 + 1 + 1 और ये कब तक होगा, n टाइम्स होगा। ठीक, यहाँ पे देखो, जब 3 बार 1 को ऐड कर रहे थे तो आंसर 3 आया था। ठीक है, 2 बार पावर को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ये वाली चीज अल्फा की पावर n लिखी हुई है। ठीक है, अब अल्फा क्या था, ए एम था, तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, तो ए एम लिख देंगे और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा m। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में फिफ्थ रिजल्ट। अब इसके बाद में एक लास्ट रिजल्ट अपने पास, और वो ये है कि जब हमारे पास बेस अलग हो जाए, कि ए की पावर m मल्टीप्लाई में बी की पावर m है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट बट पावर सेम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर m, मतलब आप एक पावर के अंडर में इन दोनों नंबर्स को लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन के बारे में। तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में लिखा जाए तो वो क्या होता है कि हमें ना डिनोमिनेटर के अंदर रूट अच्छा नहीं लगता। ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट नॉट गुड। ठीक है, ये होता है रैशनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने कोई एक चीज सोल्व करी, आपके पास लास्ट में निकल के आया 7/√2। ठीक है, तो ना नीचे जब अपने पास में रूट के अंदर चीजें आ जाती है ना, ये हमें देखने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो इन चीजों को थोड़ा सा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, अच्छा दिखाना है। तो रूट को हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लेके आएंगे। तो जब रूट को नीचे से ऊपर लेके आते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब ये होता कैसे है वो देखो, किस तरीके से होगा कि ये जो 7/√2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे पता है, हम इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, √2 से √2 कैंसिल, वापस अपने पास में 7/√2 आ गया। इसका मतलब जो चीज़ अपने पास में आई थी हमने उसको चेंज नहीं किया। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे अपने पास 7/√2 आ गया, और नीचे अपने पास में √2 मल्टीप्लाई में √2 कितना होता है, 2। तो ये आ जाएगा आपके पास में 7/2 और √2। ठीक है, तो जब भी आपके पास में रूट नीचे की तरफ आ जाए तो आपको उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा और। तो ये होता है हमारे पास में रैशनलाइजेशन। ठीक है, कि कोई भी नंबर जो नीचे है, आप उसको उससे ही मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि हमारे पास में गिवन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब देखो, जैसे कि आपके पास एक और एग्जाम्पल हो कि 1/रूट हमने ले लिया 15। तो रूट नीचे अच्छा नहीं है, हम क्या करेंगे, √15 से मल्टीप्लाई और √15 से डिवाइड, क्या आ जाएगा, √15/15। ठीक है, ये हो गया रैशनलाइजेशन। दूसरा क्या हो सकता है कि आपके पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ नंबर आ जाए, यहाँ पे 2/√3 आ गया। अब देखो, हमें इश्यू किससे है, जब आपके पास में डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास √2 मल्टीप्लाई में √3, और नीचे 3 आ जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसका यूज कर सकते हैं कि ये हमारे पास में है क्या। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर हाफ हो जाती है। तो 2 की पावर ½ और यहाँ पे 3 की पावर ½ अभी हमने ऊपर यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किया था, उसमें देखा था कि जब पावर सेम हो वो एक के अंदर आ जाती है। तो 2 × 3 6, इसकी पावर 1/2, और यहाँ पे 3 आ गया। इसको मैं √6 ले सकता हूँ, ये अपने पास में आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और क्या हो सकता है अपने पास, कि आपके पास में क्वेश्चन आ जाए 1/√3 -√2। ठीक है, अब देखो, अभी तक हमने क्या किया था, जो चीज़ डिनोमिनेटर के अंदर थी हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, और अपना जो यहाँ पे रिजल्ट है वो सिंप्लीफाई हो जाता था, मतलब कि रूट नीचे से हट जाती थी।
लेकिन अगर मैं वो चीज़ यहीं पे करूँ, देखो हमने किया √3 - √2 अपॉन में √3 - √2, कितना आ जाएगा? √3 - √2 और अपॉन में √3 - √2, और इसको इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, √3 - √2 का स्क्वायर कर रहा हूँ। अब ये बताओ, a - b का स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab प्लस में b²। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो √3 - √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस में 2, √3 √2 प्लस में 2 आ जाएगा। तो 3 + 2 5 माइनस में 2 √6। ठीक है, अब ये वाली चीज कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ से, मतलब कि आंसर आएगा, वो क्या आएगा? √3 - 2 अपॉन में 5 माइनस 2 √6। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे हमें हमारा एम था, वो तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। रूट हमें नीचे चाहिए नहीं थी, तो ये क्या हुआ? ये वाला मेथड तो गलत हो गया यहाँ पे, मेथड रॉन्ग। ठीक है, तो जब भी आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए कि नीचे आपके पास में दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके लिखा हुआ है, तो आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमें एक दूसरी चीज का यूज करना है, और वो क्या है? अब उसको देखो। जैसे कि रूट हटता कब, आप मेरे को ये बताओ, जब उसकी पावर में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने एक ये आइडेंटिटी करी होगी कि a² - b² क्या होता है, ये बताना। a - b और a + b होता है। ठीक है, तो अभी जो हमने एग्जांपल किया था, 1/√3 - √2। ठीक है, ठीक है, मुझे नीचे से रूट हटाना है, तो वो कब हटेगा? जब यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाए और √2 का भी स्क्वायर हो जाए, मतलब कुछ इस फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश करेंगे इसको, और यहाँ पे बीच में माइनस आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, ये वाली चीज इसमें चेंज करनी है यूजिंग दिस। क्या करेंगे? अब वो देखो, जो √3 है इसको a मान लेते हैं, और जो √2 है इसको b मान लेते हैं। तो ये वाली चीज क्या लिखी हुई है? 1/a - b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे a + b के साथ में। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे हमारे पास a + b आ जाएगा, और नीचे ये a - b मल्टीप्लाई में a + b, जो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा a² - b²। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास √3 + 2 और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस में √2 का स्क्वायर 2। आंसर कितना आया? √3 + √2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 1/√5 + √7 हो। अब देखो बीच में प्लस है, मतलब ये वाली चीज क्या दे रखी है? a + b गिवन है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसके नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। अब कितना आ जाएगा ऊपर? √5 - √7, और नीचे देखो a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में √5 का स्क्वायर 5 माइनस में √7 का स्क्वायर 7। तो ये आ गया आपके पास में √5 - √7 अपॉन में -2। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल रिजल्ट आपके पास में आएगा √7 - √5/2। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से रैशनलाइजेशन को सॉल्व किया जाता है। अब मेरा आपसे दो क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1/√7 प्लस में √3। ठीक, और दूसरा नंबर है आपके लिए 1/√5 प्लस √11। और तीसरा क्वेश्चन है 1/√6 माइनस √7। आपको इन तीनों नंबर को रैशनलाइज करना है, और इसका जो आंसर है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, जिनके आंसर सही होंगे उनको मैं लाइक कर दूंगा, ताकि और बाकी लोगों को ये समझ में आए किसका सही आंसर क्या था। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।